हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा जहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 12 की तैयारी फिजिक्स के साथ। आज होगा हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3। तो पहले से अगर मैं थोड़ा सा रिकैप अगर तुम लोगों को करवा दूँ, हम लोगों ने जो 2 लेक्चर्स अभी तक देखे हैं, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। लेक्चर 1 तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था एंड लेक्चर 2 में हम लोगों ने कूलम्स लॉ के बारे में ज़्यादातर चीज़ें कंप्लीट कर लिया। कूलम्स लॉ देख लिया, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देख लिया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये सब हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। वो पार्ट 2 में है। अगर तुमने नहीं देखा हो तो इस वीडियो को अभी पॉज करो और वो वाला वीडियो देख के आओ, क्योंकि बहुत सारे रिलेटेड टॉपिक्स है। ठीक है, तो चलो आज का हम लोग का लेक्चर जो लेक्चर नंबर 3 होगा, वो हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन सब चीजों से शुरू करते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलो हम लोग अभी शुरू करते हैं। सो आज का जो हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक होगा वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हेडिंग डाल लो अपने कॉपीज में कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर किसी जगह पे बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड चार्जेस रहता है तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते। सपोज मान लो कि मैंने यहाँ पे एक चार्ज ले लिया। ठीक है, चलो मैं बड़ा करके लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक चार्ज ले लिया है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव कोई, एंड उसके बगल में ही एक और चार्ज है, उसके बगल में एक और, 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 करते करते ऐसा लाइन बाय लाइन, मतलब एक के बाद एक के बाद एक बहुत ही क्लोजली स्पेस बहुत सारा चार्जेस ले लिया है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि मतलब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अलोंग अ लाइन। ठीक है, अलोंग अ लाइन। सपोज तुमने एक सर्कल ले लिया, मतलब एक सर्कल, इमेजिनरी सर्कल ले लिया और वहां पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस को दे दिया। ठीक है, बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस दे दिया, कोई भी चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी दे सकते हो। ठीक है, दे दिया। अभी ये जो मतलब चार्जेस है, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर अ एरिया, मतलब ओवर द सर्कल, ओवर एन एरिया। तो यहाँ पे तुम लोग बोल सकते हो कि एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कुछ हो गया। 3D में सोचोगे तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उस सब के बारे में तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोगों को समझना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट कि एक जगह पे कंटिन्यूअस अगर रहता है, कंटिन्यूअस अगर चार्जेस रहता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब विद इन ए स्मॉल एरिया, मतलब स्मॉल एरिया लार्ज एरिया हो सकता है, लेकिन चार्जेस का गैप बहुत ही कम होगा। यहाँ पे एक चार्जेस होने से उसके साथ ही और एक चार्ज होगा। ठीक है, ज्यादा गैप में नहीं होगा ये चार्जेस। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का तुम लोग ऐसे मतलब डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि ए सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस या क्लोजली पैक्ड भी लिख सकते हो, स्पेस भी लिख सकते हो, कोई ये मतलब डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, क्लोजली पैक्ड, क्लोजली स्पेस्ड, कोई भी दे सकते हो। ठीक है, अभी ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा, सपोज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मान लेते हैं कि मेरा एक लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सपोज एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, वहां पे नहीं, मतलब ऐसे करके चार्जेस पैक्ड है, एंड यहाँ पे मेरा एक और चार्ज है। सपोज ये वाला चार्ज को हम लोग मान लेते हैं क्यू, एंड इसको हम लोग बोलते हैं क्यू नॉन। ये टोटल का मतलब क्यू, ऐसा बोलते हैं क्यू नॉन। तो ऑब्वियसली क्यू, बिकॉज ऑफ क्यू, एक क्यू नॉट के ऊपर एक फोर्स लगेगा, एक फोर्स तो लगेगा। अभी इसके बारे में तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था, किसमें, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, कि अगर एक नंबर ऑफ चार्जेस रहता है, क्योंकि इसको हम लोग, ये जो ईच चार्जेस है इसको हम लोग नाम दे सकते हैं, Q1, Q2, Q3, डॉट डॉट डॉट, नाम दे सकते हैं। एंड द ऐसे ही बहुत सारे चार्जेस के प्रेजेंट में एक चार्ज अगर रहता है तो एक फोर्स जो लगता है उसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी क्या किया था, ऑलरेडी उसका एक्सप्रेशन निकाल लिया था, फोर्स का एक्सप्रेशन कैसे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके, कूलम्स लॉ से के हेल्प से ही हम लोगों ने कर लिया था। तो हम लोग ऐसा ही करेंगे, लेकिन वहां पे जो हम लोगों ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में किया था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम लोगों ने ऑलरेडी
वो क्या बोलते हैं उसको, जो एक्सप्रेशन निकाला था वहां से ही करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम लोगों ने क्या एक्सप्रेशन निकाला था, कहीं यहाँ पे लिखे था, एफ इक्वल टू क्यू बाई, वो हम लोगों ने क्यू के भी लिख सकते हो, क्या फिर अगर ऐसा यूनिट में लिखना चाहते हो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है, समेशन ऑफ एन आई इक्वल टू 1 क्यू आई, फिर यहाँ पे आर नॉट माइनस आर आई का क्यूब, आर नॉट माइनस आर आई, ऐसा किया था ना, ऐसा किया था। अगर यहाँ पे तुम लोग क्यूब फॉर्म में नहीं लिखना चाहते हो तो तुम इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्या बोलते हैं, स्क्वायर फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर डायरेक्शन दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में भी लिख सकते हो, आर नॉट माइनस आर आई, मतलब कैप फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते थे, है ना। तो ये जो हम लोगों ने निकाला था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में लेक्चर नंबर 2 से, इसको ही लेके हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का भी फोर्स का निकालेंगे। लेकिन 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 यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, कि जब हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का निकालेंगे ना, तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं निकाल सकते, कुछ हम लोग को एक्स्ट्रा टर्म्स, एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा, जिसका नाम है चार्ज डेंसिटी। जिसका नाम है क्या, चार्ज डेंसिटी, याद रखना, चार्ज डेंसिटी। इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा जानना पड़ेगा। चार्ज डेंसिटी इज नथिंग, चार्ज डेंसिटी इज नथिंग, मतलब डेंसिटी क्या होता है, एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा ही था ना। तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, वो चार्ज डिवाइडेड बाई, मतलब जो जिस चीज के ऊपर स्प्रेड है। अगर लाइन होगा तो लेंथ ऑफ द लाइन, अगर एरिया होगा तो एरिया, अगर वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम। मैं दिखा देता हूँ कैसे होगा। सपोज मान लेते हैं कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब अ, अगर मुझे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का चाहिए, तो हम लोग निकालेंगे लाइन चार्ज डेंसिटी। लाइन चार्ज डेंसिटी इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लाइन चार्ज डेंसिटी को हम लोग दिखाते हैं लैम्डा से, ठीक है, लैम्डा से। तो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज क्यू पर यूनिट लेंथ, मतलब एल। सिंपल सा चीज है, सिंपल सा चीज है, कोई भी एक्स्ट्रा हम लोगों को करने की जरूरत ही नहीं है, एक्स्ट्रा हम लोगों को करने की जरूरत ही नहीं है। क्यू बाई एल, यहाँ से ही तुम लोग एक मतलब रिलेशन डिराइव कर सकते हो। अगर एल को इधर लेके जाओ तो क्यू का वैल्यू क्या आ रहा है, लैम्डा एल, ठीक है। अब ये जो क्यू है, ये जो क्यू तुमको मिल गया, इस क्यू को यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुश कर दो, तो तुम लोगों को फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखते हैं, सर इंटीग्रल फॉर्म के अंदर भी इस फोर्स को लिखते हैं हम। जो डिराइवेशन है वो तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ वो फॉर्म जानना इज इंपॉर्टेंट। तो मैं डिराइवेशन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि डिराइवेशन वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से तुम लोग कर सकते हो। लास्ट में सिर्फ वो लिख देना कि एल टेंड्स टू जीरो, दैट्स व्हाई इंटीग्रल फॉर्म में लिख देंगे। अगर बाई चांस आ भी जाता है तो मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्टकट टेक्निक कैसे करना है, वो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को जो डिराइवेशन है वो कर लो, ठीक है। फिर लास्ट में एल टेंस टू जीरो, एज एल टेंस टू जीरो लिख दो, फिर इंटीग्रल फॉर्म में लिख दो डायरेक्ट, तो तुम लोगों को मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ कि ए, और यहाँ पे एरो होगा, हाँ वेक्टर फॉर्म में था ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ए इज इक्वल टू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिख सकते हो अगर मीडियम के साथ लिखोगे तो, इंटीग्रेशन ऑफ एल, मतलब पूरा लेंथ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एल, फिर यहाँ से लेमडा डी एल बाई आर स्क्वायर, आर क्या, आर कैप से डायरेक्शन आर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ज्यादा हार्ड तो नहीं है, बिल्कुल ही हार्ड नहीं है, सिंपल सही चीजें हैं। लाइन चार्ज डेंसिटी निकाल दिया तो एरिया चार्ज डेंसिटी निकाल सकते। एरिया चार्ज डेंसिटी क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा, मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे ये चार्ज पर यूनिट एरिया हो जाएगा। चार्ज पर यूनिट एरिया हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा रिलेशन, क्यू इक्वल टू
सिग्मा एस, एस यहाँ पे चला जाएगा, फिर तुम लोग डायरेक्ट एफ का फॉर्मूला लिख सकते हो, सेम हो जाएगा क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर इंटीग्रेशन ऑफ द होल एरिया लैम्डा डी एस बाई आर स्क्वायर, सॉरी लैम्डा नहीं, सिग्मा डी एस बाई आर स्क्वायर आर क्या है, इसको तुम ब्रैकेट में लिख दो, इसको ब्रैकेट में रख दो एंड इसको ब्रैकेट में रख, सिमिलरली इसको ब्रैकेट में रख दो, इसको ब्रैकेट में रख दो। बाई चांस एमसीक्यू आने से आ भी सकता है, ठीक है। वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम का यह मैं लिख देता हूँ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इट विल बी चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम लोग डिनोट करते हैं रो से, ठीक है, रो से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं रो, आर एच ओ, रो, ठीक है। तो रो से डिनोट करते हैं, रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, बी से डिनोट कर देते हैं वॉल्यूम को। फिर तुम लोग डायरेक्ट फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर इंटीग्रेशन ऑफ द होल वॉल्यूम, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा तुम लोगों का, क्यू इक्वल टू रो बी, ठीक है, तो रो डी बी बाई आर स्क्वायर आर क्या, यहाँ पे मैंने क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है वॉल्यूम का इसलिए मैंने dv दिया है, इंटीग्रेशन हो रहा है एरिया का इसलिए मैंने ds लिया है, इंटीग्रेशन हो रहा है लेंथ का इसलिए मैंने dl लिया है, ठीक है। एंड दिस इज द कांस्टेंट, ये तो डेंसिटी कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट नहीं, मतलब ये चेंज नहीं होगा, ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, ये डिफरेंशिएट होगा जिसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, छोटा से लेंस को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। एंड ये बात हमेशा याद रखना, जो फिजिक्स का जितना भी हम लोग डिराइवेशन करेंगे ना आने वाले चैप्टर्स में भी, वो हमेशा क्या होता है छोटे से लेंथ को लेके करते हैं हम लोग। सपोज मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन के बारे में कुछ प्रॉपर्टी मुझे जानना है, तो हम लोग पहले एक छोटा सा लेंथ उसका पकड़ लेते हैं, सपोज इतना सा छोटा सा लेंथ पकड़ लेते हैं, उसको बोलते हैं डीएल, फिर डीएल को निकालते हैं, छोटे से लेंथ का प्रॉपर्टीज को निकालते हैं, फिर हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं टू द होल एरिया, टू 0 to L, अगर इसका लेंथ एल है तो 0 to L से हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। अगर लेंथ दिया हुआ होता है कि 2 मीटर है तो 2 मीटर तक इंटीग्रेट करते हैं, सपोज लेंथ का बात कर रहा हूँ को, ऐसे समझना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तुम लोगों का डिराइवेशन था, मतलब अभी नहीं है, तुम लोगों के कोर्स से वो हटा दिया गया है, मैंने जब पढ़ा था क्लास 12 में, मैं जब था तब हम लोगों का एक इम्पोर्टेंट डिराइवेशन था, ठीक है, जो मैं बाद में तुम लोगों को एक थोड़ा सा आइडिया भी दे दूंगा, उससे तुम लोगों को ये पता चल जाता था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में ही वो डिराइवेशन था, उस डिराइवेशन में नहीं, फर्स्ट हम लोगों को वो यूनिटरी एलिमेंटरी लेंथ पकड़ना पड़ता था एंड उससे ये करना पड़ता था, तब से हम लोगों को पता चल गया था कि हम लोग पहले छोटे से लेंथ को पकड़ लेते हैं, छोटा था dl ds अगर एरिया है, ऐसा करके पकड़ लेते थे, फिर इंटीग्रेट कर देते थे पूरा ओवरऑल, ठीक है। So, ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा बातें हो गया, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोगों का वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, वो दोनों ही तुम लोगों को अभी समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्जेस तो अभी हम लोगों ने पढ़ ही लिया, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बारी। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इमेजिनरी रीजन, ठीक है, मतलब नॉट इमेजिनरी बट जो हम लोग उसको डायरेक्टली देख नहीं सकते, उसका इन्फ्लुएंस ही मतलब समझ सकते हैं। तो अगर डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि द रीजन इन स्पेस, द रीजन इन स्पेस मतलब हमारे सराउंडिंग्स में, ठीक है, द रीजन इन स्पेस अराउंड अ चार्ज बॉडी, द रीजन इन स्पेस अराउंड अ चार्ज बॉडी in which its influence its influence can be felt by other
स्मॉल चार्जेस। मतलब मतलब क्या है? मतलब द रीजन इन स्पेस अराउंड द चार्ज बॉडी। मान लो हम लोगों ने कोई एक चार्ज बॉडी ले लिया, प्लस क्यूब करके एक चार्ज बॉडी हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। सो द रीजन इन स्पेस अराउंड ए चार्ज बॉडी, उसके आसपास, ठीक है, उसके आसपास एक रीजन इन स्पेस होगा। सपोज मान लेते हैं वो ये है, दिस इज इट्स रीजन इन स्पेस, जहां पे अगर कोई अगर कोई स्मॉल चार्ज, अगर स्मॉल चार्ज अगर आ जाता है, स्मॉल एकदम स्मॉल, उसका खुद का कोई रीजन नहीं होगा, वो मैं कंडीशन भी बता दूंगा, ठीक है। अगर एक स्मॉल चार्ज इसके आसपास आ जाता, उसका भी मान लो पॉजिटिव ही है, तो वो एक ऑपोजिट फोर्स फील करेगा, इन्फ्लुएंस फील करेगा। अगर मान लो वो नेगेटिव चार्ज है तो वो एक अट्रैक्टिव फोर्स फील करे। अगर पॉजिटिव है तो रिपेलिंग फोर्स फील करेगा, अगर नेगेटिव है तो वो अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा। ये जो रीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सिंपल सा चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी ये एक चीज ध्यान में रखना, ये जो चीजें हैं, मतलब ये जो स्मॉल चार्जेस है, याद रखना इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज का खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए, शुड नॉट हैव इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये याद रखना, ठीक है। उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए, वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज कंपेयर टू एक पॉइंट चार्ज, इसका और भी छोटा होना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है। एंड ये जो जिसके वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज, ठीक है। बाई चांस अगर कहीं पे मैंने सोर्स चार्ज रेफर किया या फिर टेस्ट चार्ज से रेफर किया किसी चीज को, तो याद रखना टेस्ट चार्ज ये वाला होता है, वेरी स्मॉल इन साइज, नेग्लिजिबल इन साइज, दे डू नॉट हैव देयर ओन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड सोर्स चार्ज इसका जिसके वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, ठीक है। याद रहेगा, इजी इजी सा चीज है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड है। उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर बाय चांस बोर्ड के ऊपर नहीं दिख पा रहे हो, लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो डोंट वरी, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे तुम लोगों को वो हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। अब समझो, ठीक है। पहले मैं समझा देता हूँ फिर डेफिनेशन लिखता है। मान लो कि ये एक कोई भी चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज ही, इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फोर्स होगा होगा। अभी मान लो कि मैंने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज दे दिया, कोई भी, सपोज क्यू, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पहले दिया। अभी मान लो कि ये पॉजिटिव है, तो ये एक रिपेलिंग फोर्स फील करेगा, रिपेलिंग फोर्स फील करेगा ना। तो मान लो कि इसका डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, मतलब थोड़ा सामने है, तो उसका क्या हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा फील करेगा ना वो फोर्स। और उसका डिस्टेंस अगर बहुत दूर है, मतलब इस सोर्स चार्ज से ये टेस्ट चार्ज बहुत दूर है, तो वो क्या फील करेगा, वो थोड़ा कम फील करेगा, ठीक है। वो थोड़ा क्या फील करेगा, वो थोड़ा कम फील करेगा, ये फोर्स, ये रिपेलिंग फोर्स कम फील करेगा। अभी मतलब क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना पास रहेगा सोर्स चार्ज से ये टेस्ट चार्ज, उतना ही ज्यादा उसको इंटेंसिटी से वो रिपेलिंग फोर्स मिलेगा, इंटेंसिटी से वो धक्का उसको फील होगा, ठीक है। और अगर दूर चला गया तो उतना भी इंटेंसिटी से फील नहीं होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसका अगर मैं डेफिनेशन देखूं, तो याद रखना इट इज ड्यू टू ए सोर्स चार्ज, ठीक है। इट इज ड्यू टू ए सोर्स चार्ज, इट इज ड्यू टू ए सोर्स चार्ज, it is due to a source charge at any point,
एट एनी पॉइंट इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद तो इंटेंसिटी फी ही नहीं होगा, तो याद रखना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में ही होगा। एट एनी पॉइंट इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच नहीं, इन विच नहीं, सॉरी, इट इज ड्यू टू अ चार्ज एट एनी पॉइंट इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड is defined is defined as the force experienced defined as the force experienced by a unit positive, very important चीज, यूनिट पॉजिटिव, उसका चार्ज कितना होगा, 1 होता। ठीक है, क्यू 1 पकड़ता है, वह भी वो भी मैं बोल देता हूँ। ठीक है, बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, सिंपल सा चीज है, किसी भी पॉइंट को पकड़ लो, सपोज ये पॉइंट पी है इस रीजन के अंदर, मतलब इस सोर्स चार्ज की वजह से यहाँ पे मैंने +1 क्यू चार्ज का, मतलब +1 क्यू +1 यूनिट पॉजिटिव 1 चार्ज का एक अगर मैंने केस चार्ज रख दिया, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा इस पॉइंट पर, उसको ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आ रहा है क्यों हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं? क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2/r², ये है ना। अगर मैंने इसमें से सिर्फ इसका वैल्यू को मैंने प्रायोरिटी दिया, इस वैल्यू को प्रायोरिटी दिया, सोर्स का वैल्यू को प्रायोरिटी दिया, मान लो उसको हम लोगों ने क्यू दे दिया, और ये वहां पे जो केस चार्ज है उसका वैल्यू अगर 1 कर दिया, तो Q/1 वही रह जाता है। ठीक है, ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये एक टेस्ट चार्जेस होता है, वेरी स्मॉल इन साइज, उसका खुद का अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज ज्यादा दे दूं, उसका खुद का ही एक फील्ड आ जाएगा। तो ये फील्ड एंड ये फील्ड, सपोज इसका मैंने चार्ज ज्यादा दे दिया, उसका खुद का एक फील्ड आ जाएगा, तो दोनों फील्ड में इंटरफेरेंस होगा। तो हम लोगों का जो कैलकुलेशन है वो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, वो अलग कैलकुलेशन हो गया। वो हायर क्लासेस में तुम लोग अगर फिजिक्स लेके पढ़ते हो तो तुम लोग को पता चल जाएगा, लेकिन अभी हम लोग के लिए जरूरी नहीं है। हमें हम लोग इसका इन्फ्लुएंस 0 कर देते हैं, मतलब इसका खुद का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, इसका इन्फ्लुएंस इसके ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, चलो अभी इसका मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है, जो डिराइवेशन तुम लोगों को जरूरी दे नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ, इसका डिराइवेशन भी नहीं होता, मतलब होता है लेकिन तुम लोगों को जरूरी नहीं है। इट इज वेरी इजी, इट इज E arrow is equal to F vector by Q, F vector by Q नॉट। Q नॉट मतलब, Q नॉट मतलब इसका चार्ज। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैथमेटिकली E vector electric field intensity is equal to force experienced by that divided by Q नॉट। चलो अभी इसको लेके ही हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। और क्या लिखेंगे? यूनिट्स देखेंगे, इसका डायमेंशन लिखेंगे। मैं आशा करता हूँ तुम लोगों ने पॉज करके लिख लिया होगा। अगर अभी नोट्स नहीं बना रहे हो तो मैं बोलूँगा कि लॉस हो जाएगा। ठीक है, लॉस हो जाएगा। जब तुम लोग क्लास करते रहोगे ना, तभी तुम लोग ट्राई करो कि नोट्स बनाने का। अगर नोट्स बना लिया तुम लोगों ने, एटलीस्ट मैक्सिमम अगर बना लिया, एक दो चीज़ छूट जाता है तो कोई बात नहीं, वो तो तुम लोग टेलीग्राम से डाउनलोड करके भी कर सकते हो, लेकिन ट्राई करो मैक्सिमम बनाने का। ठीक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्ट ऐसा यूनिट ही हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज न्यूटन पर कूलम। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन भी देख लेते हैं एक साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशन क्या होगा? न्यूटन का मतलब फोर्स का डायमेंशन बिठा दो, कूलम का डायमेंशन बिठा दो। अगर कैलकुलेशन करना चाहते हो, मतलब फोर्स का डायमेंशन बिठाओ डिवाइडेड बाई चार्ज का डायमेंशन बिठाओ, तो तुम लोगों को मिल जाएगा। अगर नहीं करना चाहते डायरेक्ट, अगर बाय हार्ट करना चाहते हो तो लिख सकते हो M in 1
L in 1, T in minus T, A in minus, ठीक है, T in minus T, A in also, हो गया। अभी मैं इसको भी मिटा दूंगा, अभी लिख लो, क्योंकि हम लोग एक डिराइवेशन करने वाले हैं। अभी हम लोग एक डिराइवेशन करने वाले हैं, ठीक है। पॉज करके लिख लो, वरना मैं इसको मिटा देता हूँ। एंड एक इम्पोर्टेंट सा डिराइवेशन जो है वो मैं अभी कराऊंगा। कौन सा है? वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट एक डिराइवेशन। एंड जिस डिराइवेशन के बारे में मैं बात कर रहा था कब की, एक इम्पोर्टेंट डिराइवेशन है जो अभी तुम लोगों के कोर्स में नहीं है, वो इसके बाद वाला था। वो क्या था? जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। वेरी इंपॉर्टेंट। वो सर्कुलर लूप से हम लोगों को फर्स्ट टाइम पता चला, मतलब नॉट फर्स्ट टाइम, 11 में भी था, लेकिन मतलब 12 के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब जो सर्कुलर लूप वाला था, उससे ही अब मुझे पहली बार वो वाला चीज अच्छे से समझ आया था कि अच्छा इसको डीएल पकड़ना है, छोटा वाला पार्ट को लेके फिर उसको इंटीग्रेट के। लेकिन तुम लोगों का अभी नहीं है, तो तुम लोगों को थोड़ा सा बाद में मुश्किल हो सकता है, तुम लोग जब पहली बार देखोगे तो। वरना तो मैं तो करा ही दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अभी इसका कर्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो पहले हम लोग एक डी डी स्पेस कंसीडर कर लेंगे। डी डी स्पेस कंसीडर कर, सीधा वो होगा से वाई एक्स में, ठीक है। लेट्स कंसीडर ए थ्री डी प्लेन, मतलब थ्री डी सिस्टम, जहाँ पे यहाँ पे एक चार्ज, मान लो प्लस प्लस क्यू का एक चार्ज, ये वाले प्लस के लिए अगर नहीं दिखा है तो हम लोग बड़ा प्लस चार्ज। तो इसके वजह से एक थ्री डी स्पेस में एक, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, है कि नहीं? एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। अभी मान लो एक पोजीशन पकड़ लेते हैं, सपोज यहाँ से, इस पोजीशन का नाम लेते हैं सपोज, नहीं सो, अभी मान लो यहाँ पे एक पोजीशन, इसके अंदर, नॉट एकदम उसके पाव से रिलेट, इसके अंदर ही पकड़ लेते हैं, इस पोजीशन का नाम लेते हैं पी। सपोज इसका कोऑर्डिनेट है 1 पाई, नॉट इम्पोर्टेंट, अगर लिखना चाहते हो वैसे तो, फिर भी पकड़ लो, सिर्फ इसका पॉइंट है पी। अभी इसकी वजह से यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, ठीक है, ये भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो इधर की तरफ लगेगा, ठीक है, टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, सो इट विल रिपेल, इसके अगेंस्ट में लगेगा, ऐसे करके फोर्स लगेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे करके फोर्स लगेगा, अभी तक तो समझ में आ रहा होगा। चलो अभी क्या हो गया, सपोज मान लेते हैं इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट में एक टेस्ट चार्ज जो है उसका वैल्यू है क्यू नॉट, ठीक है, ये प्लस क्यू, ये क्यू नॉट है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये क्यू से क्यू नॉट का डिस्टेंस कितना है? आर, सपोज मान लो डिस्टेंस इज आर। मैं चलो दूसरे पेन से लिख देता हूँ, मैं कंफ्यूज हो गया। एक एक गिव यू वन से, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? आर। अभी वेक्टर अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो दिस इज आर वेक्टर, ये जो वेक्टर होगा इस साइड में जा रहा है, ये आर वेक्टर। आर वेक्टर का डायरेक्शन आर कैप से हम लोग पता चल। अभी कुछ चीजें, बहुत सारे चीजें तुम लोग लिख सकते हो ऐसे करके कि लेट पी बी ए पॉइंट, ठीक है, लिख दो, लेट पी बी ए पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वहाँ पे पी एक पॉइंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे सपोज ऐसा लिख सकते हो, सपोज ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज
Q naught is less on P. Now we have to determine, ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं। अभी Q के वजह से Q नॉट के ऊपर का फोर्स हम लोगों को चाहिए। सिंपल सा बात है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोगों को ऑलरेडी पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज एफ बाई क्यू नॉट। अभी क्यू नॉट तो क्यू नॉट ही है, उसको तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। क्या हम लोगों को चाहिए तो फिर, अगर एफ बाई क्यू नॉट है ना, तो क्यू नॉट है, वो तो हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, वो तो क्यू नॉट ही रख दिया हम लोगों ने अभी के लिए। मतलब अगर न्यूमेरिकल्स है, गिवन है, वो तो अलग बात है। अभी तो हम लोग क्यू नॉट से ही कर रहे हैं। हम लोग को कौन सा डिटरमाइन करना है? एफ को डिटरमाइन करना है, फोर्स को डिटरमाइन करना है। फोर्स तो हम लोग कूलम्ब लॉ से निकालेंगे, निकाल सकते हैं, निकाल लो। ठीक है, फोर्स को निकालो। क्या दिया? देयरफॉर फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू इज, क्या देगा कि Q1 के फॉर्म का मैं डायरेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिख देता हूँ। मीडियल पकड़ के डायरेक्टली ऐसा यूनिटी बिठा दिया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? एक चार्ज है Q, एक चार्ज है Q नॉट। सो Q नॉट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है R, उसको तुम लोग वेक्टर में भी लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ R²। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए मैंने एक यूनिट वेक्टर्स ले लिया, आर कैप ले लिया। ठीक है, अभी डायरेक्ट इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकाल सकते हो। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। सो एफ का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ऊपर कितना था? क्यू नॉट बाई R²। नीचे क्या था? क्यू नॉट, यहाँ पे आर गैप। इस क्यू नॉट से इस क्यू नॉट को कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, इस क्यू नॉट से इस क्यू नॉट को कैंसिल कर दो, इसको और इसको कैंसिल कर दो। कैंसिल आउट करोगे तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? ई का वैल्यू कितना बचेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू बाई R²। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको बॉक्स के अंदर रख दो। एंड ये जो डिराइवेशन है इसको अच्छे से कर लो, क्योंकि ये बहुत बार तुम लोगों का बोर्ड्स में आ चुका है। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, डिराइवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर तुम लोग बोर्ड से ले प्रिपेयर कर रहे हो तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा, डिराइवेशन भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, कभी कभार तो इससे ही न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट दे देता है कि यहाँ पे जो क्यू है इसका चार्ज दे दिया, तो बाकी का निकालो, बाकी का तुम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, वैक्यूम दे देता है तब कभी कभार ये एप्सिलॉन नॉट आर का वैल्यू भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो, 9 to 10⁻⁹ पुट करके। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। चलो अभी नेक्स्ट हम लोग कुछ मैथ्स देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो ये रहा हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +5 into 10⁻⁻19 एंड +20 into 10⁻⁻19 are separated by a distance of 2 meters. Find the point on line joining them at which electric field intensity is 0. सिंपल सा चीजें हैं, सिंपल सी बातें हैं, सिंपल से हम लोग करेंगे। पहले समझेंगे दिया क्या हुआ है। 2 पॉइंट चार्जेस को दे दिया। मान लो ये एक पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज, इसका मैंने नाम दे दिया Q1, इसका मैंने नाम दे दिया Q। दोनों का वैल्यू भी दिया हुआ है, चलो वैल्यू भी लिख देता हूँ। +5 into 10⁻⁻19 कूलम है एक का वैल्यू, दूसरे का वैल्यू है +20 into 10⁻⁻19 कूलम है। ठीक है, अभी इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, ठीक है, इनके ज्वाइन करने वाला एक लाइन में एक ऐसा पॉइंट होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जी, समझो क्या बोला है, क्या बोला है। Q1 की वजह से ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। सपोज मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, Q2 की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। सपोज ये मान लो उसका इलेक्ट्रिक, एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा, सपोज उस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया P पॉइंट। ये पॉइंट में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाए। अभी थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा समझो।
Q1 का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा था, चलो इसका नाम ही मैं दे देता हूँ। ये मान लो E1 है, ये मान लो E2 है। अगर E1 E2 से ज्यादा होगा, अगर E1 E2 से ज्यादा होगा तो क्या करेगा, E1 का इंफ्लुएंस यहाँ तक मतलब E2 तक पहुंच जाएगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जीरो नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा। अगर E2 का ज्यादा हो गया तो E1 के ऊपर इन्फ्लुएंस आ जाएगा, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होगा। तो कौन से कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा, जब दोनों बैलेंस होंगे, मतलब दोनों इक्वल होंगे। पॉइंट पी पे हम लोगों को ये कंसीडर करना पड़ेगा कि ड्यू टू दिस एंड ड्यू टू दिस दे आर बोथ इक्वल। ठीक है, एंड हम लोगों को और एक चीज कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब हम लोगों को तो पी का ही पोजीशन चाहिए ना, पी का पोजीशन हम लोगों को जानना है। तो पी के पोजीशन को जानने के लिए हम लोगों को और एक चीज कंसीडर करना पड़ेगा कि इनके इसका डिस्टेंस, सपोज मान लो कि इसका डिस्टेंस x मान लिया। अभी टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल डिस्टेंस इज 2 मीटर। तो इसका मान लो हम लोगों ने दे दिया 2 मीटर टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस इज 2 मीटर। ठीक है, गंदा रहा है यहाँ पे नीचे की, टोटल डिस्टेंस इज 2 मीटर। ठीक है, अभी p डिस्टेंस को किसी एक के रेस्पेक्टिवली Q2 भी लिख सकते हो, Q1 भी लिख सकते हो, किसी एक के रिस्पेक्टिवली x मान लो। तो बाकी का कितना बचा, बाकी का कितना बचा, दो में से x माइनस, तो 2 - x बच जाएगा इधर। ठीक है, 2 में से x बच गया इधर। अभी क्या करना है हम लोगों को, सुन लो। P पॉइंट पे दोनों चीजें बैलेंस्ड है, P पॉइंट पे दोनों चीजें बैलेंस्ड है, ऐसे करके हम लोगों को लिखना है। तो सॉल्यूशन में लिखो ऐसा, लेट P be the point where electric field density E is 0. तो we know या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या दैट इज लिख सकते हो कि अगर E 0 है मतलब E1 इक्वल टू E2 है। ठीक है, अब ये पी पोजीशन को कंसीडर कर लो एक पॉइंट चार्ज। अभी इसका तुम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या था, F/Q0, या फिर हम लोगों ने जो अभी पॉइंट चार्ज के वजह से एक फॉर्मूला निकाला था वो क्या था, 1/4πε0 ε r क्यू। क्यू मतलब इसका वैल्यू Q1 का वैल्यू कितना है, 5 × 10⁻⁻90, 5 × 10⁻⁻90 डिवाइडेड बाय, अभी आर, आर कौन सा होगा, इस पॉइंट पे चाहिए इसकी वजह से, तो किसका ये होगा आर, इस पॉइंट की वजह से, इस पॉइंट पे चाहिए, इस पॉइंट की वजह से जो इन्फ्लुएंस, तो इसका ही डिस्टेंस लेंगे ना। तो यहाँ पे आ गया x² इक्वल टू E2, फिर से 1/4πε0 ε r इंटू Q2, इसके अभी Q2 का वैल्यू लिखेंगे 20 × 10⁻⁻90। अभी इसका डिस्टेंस ये होगा, P पॉइंट में इसका इंफ्लुएंस चाहिए ड्यू टू दिस, तो ये 2 - x ये आ जाएगा। ठीक है, अभी कैंसिल आउट कर सकते हो, कैंसिल आउट कर दो। क्या क्या कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट, इन दोनों में से 10⁻⁻19 कैंसिल आउट, 10⁻⁻19 कैंसिल आउट, 5 कैंसिल आउट, 20 कैंसिल आउट 4 टाइम्स। बाकी क्या रहा, बाकी क्या रहा लिखते हैं, बाकी मेरे पास का 1/x², इधर बाकी है 4/2 - x²। ठीक है, रूट ले आओ, रूट लाओगे तो क्या आ जाएगा 1/x, अगर मैं इधर में रूट दे देता हूँ। ठीक है, क्या आ जाता है 1/x आ जाएगा, 1 का रूट इज 1, x² का रूट x, 4 का रूट 2, इसका रूट होगा 2 - x। इसको तुम लोग इधर से भी सॉल्व करके कर सकते हो, रूट लाने से क्या हो जाता है थोड़ा इजी हो जाता है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इधर में कर देता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 - x इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 - x, इधर x इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 2x। तो x को इधर लेके जाओ, 2 = 3x, therefore x = 2/3 मीटर। ठीक है, 2/3 मीटर डिस्टेंस में मिल जाएगा।
तो पी पॉइंट का वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू क्यू इज 2/3 मीटर। और यहाँ से भी तुम लोग 2 से 2 माइनस करके भी निकाल सकते हो। अगर बाई चांस क्वेश्चन में दे दिया है कि फ्रॉम दिस वैल्यू फ्रॉम दिस चार्ज फाइंड द पॉइंट फ्रॉम दिस चार्ज, तो तुम लोग यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर फ्रॉम दिस चार्ज है तो उसको माइनस करके निकाल दे। ठीक है, सिंपल सा ही चीज है, ऐसे करके न्यूमेरिकल्स कर सकते। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल हम लोग फिर से करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में भी एक चीज देख लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स का डायरेक्शन के बारे में कुछ देखा। नॉर्मली नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में करेंगे ना, मतलब थ्योरेटिकल वाला प्रॉब्लम्स अगर जब भी हम लोग करेंगे, न्यूमेरिकल्स वाला मैं नहीं बोल रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर टाइम क्या होता है, दिया ही रहता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है कौन सा भी सेक्शन में जाएगा, तो तुम लोग डायरेक्टली कर सकते हो। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स में थ्योरेटिकली मतलब क्या होता है पता है, सिंपल सा चीज़ है, सिंपल सा चीज़ है। सिर्फ देखो, थ्योरेटिकली हम लोग जब भी हम लोग सोर्स चार्ज के बारे में बात करते हैं, हम लोग पॉजिटिव ही पकड़ लेते। ठीक है, एंड जो टेस्ट चार्ज होता है, जो टेस्ट चार्ज होता है वो भी हम लोग पॉजिटिव ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज वाला फंडा। तो इसमें क्या होगा, अभी जा अगर मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वगैरह 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 इन सब के अलावा भी मैं सिर्फ फोर्स के बारे में बात करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट फोर्स बाइस ये क्यू नॉट, राइट। अभी अगर मैं फोर्स का बारे में बात करूँ, फोर्स के बारे में बात करूँ, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स किस तरफ लगेगा, उन लोगों को पता है, दिस इज अनलाइक चार्जेस, दे विल रिपेल इच अदर, इस तरफ फोर्स लगेगा। अगर मान लो यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिकली मैंने बोल दिया कि ये नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, फोर्स इस तरफ लगेगा, अनलाइक चार्जेस फोर्स इस तरफ लगेगा। या फिर इसको पॉजिटिव मान लिया, इसको नेगेटिव मान लिया, इस चार्ज को नेगेटिव मान लिया, तब भी फोर्स इस तरफ लगेगा। सिंपल सा चीज है। अगर अभी कभी कभार क्वेश्चंस ऐसा दे देता है कि पॉइंट चार्ज के बारे में नहीं बोलता, पॉइंट चार्ज के बारे में नहीं बोलता, डायरेक्ट बोलेगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ले कैसे बोलते हैं कि मान लो भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स दे दिया, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड दे, ठीक है। अभी यहाँ पे एक अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट चार्ज रख दिया, ठीक है, प्लस क्यू का, अभी तुम्हें बोलना है कि इसका फोर्स इस तरफ लगेगा, अभी तुम्हें बोलना है फोर्स इस तरफ लगेगा। मैंने ध्यान से सुनना, मैंने कुछ नहीं बोला इस इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स कहाँ से आ रहा है वो भी तुम्हें नहीं पता, किसके वजह से आ रहा है तुम्हें नहीं पता। अगर नहीं पता होगा तो तुम लोग कंसीडर कर लेना कि पॉजिटिव की वजह से आ रहा है, पॉजिटिव की वजह से आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है उस डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना। अगर कुछ नहीं दिया होगा तो तुम लोग क्या कंसीडर करोगे, उसको पॉजिटिव ही कंसीडर करो, पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव रिपेल करेगा। अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने नेगेटिव दे दिए, यहाँ पे मैंने नेगेटिव दे दिए, तब क्या कंसीडर करोगे, तब ऑपोजिट आएगा, इधर फोर्स कंसीडर करोगे। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तो मान लो ये पॉजिटिव है नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा खुद की तरफ। यही सब सिंपल सा चीजें हैं जो तुम्हें सिखाना था। ठीक है, डायरेक्शन ऐसे दिखते हैं। डायरेक्शन अगर न्यूमेरिकल्स में या फिर थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स में अगर ऐसा कुछ दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर गोइंग लेफ्ट टू राइट, ऐसा ऐसा कुछ दे दिया, तो तुम्हें घबराना नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बोल दिया तो मतलब वो पॉजिटिव की वजह से हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो रहा है। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखेंगे कि कैलकुलेट द, रुको मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड strength required to just support a water drum of mass 10 to the power minus 3 kilograms and charge, मतलब इस वाटर ड्रॉप का ही चार्ज कितना दिया हुआ है, 1.6 पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये दिया हुआ, चेक कर लेता हूँ मैं आपका। तो 9
माइनस के, हाँ सिंक के। ये भी सीबीएसई का ही क्वेश्चन है, इस तरह का एक सीबीएसई का क्वेश्चन था, ठीक है, बोर्ड्स का क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सा चीज है, फिर से यहाँ पे थोड़ा सा डीएक्स शेयर का भी कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो कैसे, मान लो मेरे पास एक वाटर ड्रॉप है, ये मेरे पास एक वाटर ड्रॉप, इसका मास कितना दिया हुआ है? इसका मास कितना दिया हुआ है? 10⁻³ अभी इसको मुझे सपोर्ट करना है। नॉर्मली एक वाटर ड्रॉप क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, मतलब नीचे एक फोर्स से जा रहा है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं वेट। वेट इज नथिंग बट मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है, मास इनटू ग्रेविटी। ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ इंटू ग्रेविटी 9.8, चलो 10 ही मान लेते हैं कैलकुलेशन की वजह से, 10⁻² किलो का हो, ठीक है, हो गया। अभी बोला है कि मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है सो एस कि ये नीचे ना गिरे या फिर ऊपर भी ना उठ जाए, सिर्फ सपोर्ट हो, मतलब जहां पे है वहां पे ही रुक जाए। मान लो यही एक वाटर ड्रॉपलेट है, ये नीचे गिरने वाला है, मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है कि ये सिर्फ सपोर्ट हो जाएगा। अभी मैं अगर इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो ये उधर चला जाएगा। अगर मैं इसको सपोज मान लो इधर मतलब राइट टू लेफ्ट लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं नीचे लगाऊंगा तो नीचे चला जाएगा। सपोर्ट कहाँ पे हो रहा है, मुझे सिर्फ उसको रोकना है, उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है अभी के वजह से, मतलब अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं, नॉर्मली फंडामेंटल फोर्स लग रहा है जो भी ग्रेविटी है, नीचे की तरफ उसको खींचता है। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया? ऑपोजिट डायरेक्शन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना, एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी मुझे जानना, ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंपल सा ही टॉपिक है, सिंपल सा ही लॉजिक है। अभी यहाँ पे उसका चार्ज भी दिया हुआ है, उसको भी लिख सकते हो दोनों। क्यू कितना दिया हुआ है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, ठीक है, सिंपल सा चीज है। अभी क्या बोला है, उसको जस्ट बैलेंस करना है, जस्ट बैलेंस, जस्ट बैलेंस करना, मतलब इसको अगर मैं बैलेंस करने जाऊं, जस्ट सपोर्ट करना है, तो उसका जो वेट होना पड़ेगा, वेट किसके साथ मिलना पड़ेगा, क्यू ई का जो वैल्यू होगा, क्यू ई का वैल्यू होगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी वेट के साथ उनको मैच करना पड़ेगा। तो अभी सिर्फ हम लोगों को पुट करना है वेट का, मतलब एम जी का वैल्यू इक्वल टू क्यू ई। एम जी का वैल्यू मुझे पता है 10⁻⁻², क्यू का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ई। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा, 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दिस इज 6.25 इंटू 10⁻17 होगा 60, ठीक है, 6.25 इंटू 10⁻16 ओ यूनिट को न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट है न्यूटन पर कूलम या न्यूटन कूलम टू द पावर -1 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैथ्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन भी है, क्योंकि इस टाइप का कैलकुलेशन तुम लोग देखो 100 को या फिर 10⁻⁻² इसको डिवाइड करने से, मतलब 10 को डिवाइड करने से इसके साथ अगर जब तुम लोग करोगे ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक क्या बोलते हैं कैलकुलेशन, तुम लोग साइड में ऐसे लिख भी सकते। नॉर्मली क्या होता है, 10 को जब हम लोग 1.6 के साथ डिवाइड करेंगे तो 6.25 आएगा। ये बार बार आ जाता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी, यही कॉमन कुछ वैल्यूज ही दे देता है, ठीक है, समझ में आएगा ना? यही न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। इस सब को लेके और भी न्यूमेरिकल्स होगा, जो कि मैं न्यूमेरिकल वाले जो मैं एक अलग सा ही डेडिकेटेड लेक्चर बनाऊंगा, जहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। शायद मैं तुम लोगों को अभी गारंटी नहीं बोल सकता, जो न्यूमेरिकल्स वाला वीडियो होगा वो मैं डिजिटल ही करा दूंगा। क्यों डिजिटल कराऊंगा, डिजिटली क्या होता है, वो प्रेजेंटेशन जो बनाना होता है ना वो इजी होता है, क्योंकि हमारे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो प्रेजेंटेशन में हम लोग जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि वरना मैं डिजिटल सॉरी ये व्हाइट बोर्ड में बार बार लिखना पड़ता है मुझे क्वेश्चंस, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक डाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नथिंग, कुछ इमेजिनरी लाइंस होता है। इमेजिनरी लाइंस, जैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा सा क्लास 10 में हम लोगों ने किया था, एंड इवन क्लास 12 में भी हम लोग करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। दीज आर नथिंग बट इमेजिनरी लाइंस। सपोज मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, तो यहाँ से कुछ इमेजिनरी लाइन निकलेगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है? उस इमेजिनरी लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, एंड उसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक भी होता है जो मैं डेफिनेशन में तुम लोगों को लिखा देता हूँ। तो ऐसे करके डेफिनेशन लिख सकते हो, और दीज आर इमेजिनरी लाइंस। These are imaginary lines such that, या फिर these are imaginary lines in a इलेक्ट्रिक, नहीं छोड़ो ऐसे ही लिख दो। These are imaginary lines in an electric field, लिख दो अच्छे से ही लिख दो। In an electric field such that the tangent to any point, the tangent to any point on the field, the tangent to any tangent to any point on the field line give the direction, give the direction of the electric field to that, to that point, to that point in the region ऐसे direction होगा, है ना? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है थोड़ा सा समझता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है थोड़ा सा समझता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नथिंग बट इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस प्लस क्यू, इसके आसपास इमेजिनरी लाइंस होता है, ठीक है? इमेजिनरी लाइंस, देयर बी सम इमेजिनरी लाइंस। इस इमेजिनरी लाइंस का जितना भी मतलब कोई भी एक पॉइंट पकड़, यहाँ तो मैंने 4-5 दिखाया, और भी होगा, मतलब बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लास्ट, ठीक है? अभी इसमें कोई भी पॉइंट पकड़ लो, सपोज मैंने ये पॉइंट पकड़ लिया, एंड यहाँ से तुम लोग एक टेंजेंट खींचते, सपोज का टेंजेंट इधर चला गया, ठीक है? तो ये जो टेंजेंट है ना, सच दैट द टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन दैट फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस में एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये एक पॉइंट चार्ज है, मतलब एक चार्ज है, इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये पॉइंट चार्ज, ये फील्ड लाइन से तुम लोग कैलकुलेट कर सकते, ठीक है? लेंस गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टू दैट पॉइंट, एंड दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट लिख सकते हैं, एक ही चीज, ठीक है? समझ आया? इसके बारे में और थोड़ा जानेंगे, इसके बारे में और थोड़ा लिखेंगे, इसका प्रॉपर्टीज जब लिखेंगे तो और भी अच्छे से हम लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं नेक्स्ट मैं एक बार के सब प्रॉपर्टीज लिख के तुम लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है? चलो चलो, क्या था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? जैसे कि मैंने बोला था, प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा समझने से हम लोग और भी अच्छे से ये फील्ड लाइंस के बारे में समझ सकते हैं। पहला प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। मतलब कुछ ऐसा समझ लो कि पॉजिटिव चार्ज मेरे पास एक है, ठीक है, एंड नेगेटिव चार्ज मेरे पास है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा। सपोज मान से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा कुछ ऐसा रहेगा। सो ऐसा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? पॉजिटिव चार्ज से, एंड जा रहा है कहाँ पे? नेगेटिव चार्ज तक। तो एरो का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो, एरो का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो कि पॉजिटिव से निकल रहा है एंड नेगेटिव तक जा रहा है। यहाँ पे ये जो है ना, ये मतलब क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है, ठीक है? ये जो क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है, इसका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है? क्लोज लूप फॉर्म्स कर रहा है। मैंने बाकी का नहीं ड्रॉ किया, बहुत सारे लाइंस होंगे ना, तो बाकी का मैंने नहीं ड्रॉ किया। तो ऐसा समझो कि पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव तक जा रहा है, ये है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है? अभी यहाँ पे जो मतलब मेन डेफिनेशन था, वहां पे क्या बोल रहा था कि टेंजेंट टू एनी पॉइंट, यहाँ पे कोई भी पॉइंट पकड़ लो, सपोज ये पॉइंट मैंने पकड़ लिया,
तो इसका अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो हो जाएगा, मतलब उससे हम लोग पता लगा सकते। सपोज इसका टेंजेंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस तरफ ही होगा। ऑब्वियसली तुम लोग भी समझ सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरह भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है, समझ आया ना। ऐसा ही था वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो डिफिनेशन था, उसी मैंने यहाँ पे भी समझा दिया कि टेंजेंट का क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि दे आर कंटिन्यूअस कर्व्स बट दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। क्यों समझाता हूँ, ठीक है। दे आर कंटिन्यूअस कर्व्स मतलब एक से दूसरे तक जाएगा, लेकिन ये क्लोज्ड लूप फॉर्म्स नहीं करेगा। क्लोज लूप फॉर्म करने के लिए उसको अंदर भी तो घुसना पड़ेगा, बिकॉज दे डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड ए चार्ज बॉडी। मतलब ये सपोज पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव तक तो जा रहा है, लेकिन क्लोज लूप नहीं बन रहा। ऐसा सपोज ऐसा नहीं बन रहा है कि पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव तक जा रहा है या नेगेटिव से आके पॉजिटिव तक आ रहा है, ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है, ऐसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं? क्योंकि इसको चार्ज बॉडी के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करता, चार्ज बॉडी के बाहर ही ये एग्जिस्ट करे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। बिकॉज दे डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड ए चार्ज बॉडी, ये लाइन से बाहर ही होता है, ये इमेजिनरी लाइन से बाहर होता है। दिस लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। सिंपल सा बात है, वो तो पता ही नहीं, इंटरसेक्ट करने से टेंजेंट में दो डायरेक्शन आएगा, ठीक है। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो उस पॉइंट में अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दो डायरेक्शन शो करेगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट इज दिस लाइन्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडली। अभी इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडली का मतलब क्या है? ये देखो, यहाँ से तुम लोग देख सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्या हो जाता है, लॉन्गिट्यूडली थोड़ा ऐसे ये स्क्विश्ड हो जाता है, थोड़ा स्क्वीज हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूड, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक्सपांड नहीं, कॉन्ट्रैक्ट, चिपक जाता है बस। नेक्स्ट, दीज लाइन्स एग्जर्ट लैटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। ये जब अनलाइक फोर्सेस होते हैं, मतलब अनलाइक चार्जेस होते हैं, तभी होता है। सपोज यहाँ पे मान लो कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है एंड मेरे पास दूसरा एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसका जो पिन लाइन है ये यहाँ से निकलेगा, लेकिन इधर की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि ये भी ऐसे ही प्रेशर डाल रहा है। इसका भी निकल के इधर की तरफ मूव कर दे, ठीक है। इसका भी ऐसा करके ऐसा मूव हो जाएगा, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स क्रिएट करता है। वो तो हम लोगों को पता ही है कि अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक्सक्यूज मी, अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। रिपेल करेगा तो फिर ये लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट तो नहीं कर सकते, तो एक दूसरे को थोड़ा धक्का देंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे एंड दूसरे दूसरे तरफ ये लाइंस स्प्रेड आउट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या है कि वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज गिव्स राइज टू 4 पाई नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। ये सिर्फ एक काउंटिंग था, ये फैक्चुअल है, ये याद रखना कि अगर वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ पे 4 पाई नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स आ रहा है, ठीक है। पॉज करके तुम लोग लिख भी सकते हो, पॉज करके लिख सकते हो। चलो, अगर पॉज करके लिखना हो गया है तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे कर देता हूँ खत्म, ठीक है। हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा? हम लोगों ने आज बहुत सारी चीज़ें सीखी। क्या क्या? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सीखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में सीखा, एक डिराइवेशन किया, दो न्यूमेरिकल्स किया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में सीखा। नेक्स्ट हम लोग जो सीखेंगे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा डाइपोल के बारे में, ठीक है। ये जो डाइपोल्स पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज देख रहे थे, इस डाइपोल्स के बारे में देखेंगे। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ गया तो फील्ड्स का ही सब कुछ देखेंगे, ठीक है। चलो, इस लेक्चर को अभी हम लोग कर देते हैं खत्म। एंड अ बिग 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 थैंक यू टू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर तुम लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो एंड इस वीडियो के नीचे कमेंट भी करके जाना कि अच्छा लगा है कि अच्छा नहीं लगा है। कोई डाउट भी हो सकता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में डाल देना। कुछ अच्छा, मतलब बहुत कुछ अच्छे से समझ आ गया, एक चीज़ जो तुम लोग अटके हुए थे, अगर वो समझ में आ गया तो वो भी बोल देना कि हाँ अभी तो क्लियर हुई है, ठीक है। जब तक तुम लोग कमेंट्स करोगे तब तक मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, तुम लोग समझ तो रहे हो एटलीस्ट, ठीक है। जाने से पहले फॉर्मेलिटीज़ की वजह से फिर से मैं बोल देता हूँ, अभी तक तो तुम लोग को पता ही चल गया होगा, टेलीग्राम में तुम लोग लेक्चर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक का जो तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। और अगर चाहिए होगा तो मैं लिख ही देता हूँ @क्लास विस्टा फिजिक्स, @क्लास विस्टा फिजिक्स, ठीक है। एंड अगर तुम लोग सोशल मीडिया पे हम लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, अगर इंस्टाग्राम चलाते हो, मैं तो बोलता हूँ चलाओ मत, पर अगर फिर भी चलाते हो तो फिर
जुड़ सकते हो @class V star ऑन IG पे। एंड अगर फेसबुक पे जुड़ना चाहते हो तो सिर्फ सर्च करो क्लास विस्टा करके। फेसबुक में अगर जुड़ना चाहते हो तो क्लास विस्टा सर्च करो, तुम लोगों को मिल जाएगा। जो पहला वाला एक पेज आएगा वही क्लास विस्टा का है, ठीक है। चलो, मैं तुम लोगों से अभी लेता हूँ विदा। तुम लोग अच्छे से पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को अच्छे से करो, ठीक है। ज़्यादा तो लंबा भी अगर वीडियोस होता है तो तुम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लो, लेकिन तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट डे बाकी का चीज़ें भी देख लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड्स का भी देख लेंगे। ये था लेक्चर नंबर 3। और भी मान के चलो कि 2 से 3 लेक्चर्स तुम लोगों को चाहिए होगा, ठीक है। और उसके बाद एक न्यूमेरिकल्स वाला भी लेक्चर मैं डाल दो। चलो, मैं लेता हूँ तुम लोगों से अभी के लिए विदा। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से पार्ट 4 में, मतलब लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय।